अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मौसीकी का आगाज़ कैसे किया? मैंने 1992 से शुरू किया। थोड़ी सी स्टोरी ऐसे है कि मेरे वालिद साहब कव्वाल थे, और मेरे जो नाना दादा थे वो इंडिया से हैं। जलंधर से कोई 32 किलोमीटर पे एक विलेज है जिसका नाम है नाला। नाला विलेज है। तो मेरे नाना दादा वहाँ के हैं, और मेरे नाना दादा दोनों सके भाई हैं। और जो मेरे दादा हैं उनका नाम है फ़ज़ल मोहम्मद फज्जू ख़ान, और जो मेरे नाना हैं उनका नाम है गज़नफ़र अली गज्जू ख़ान। ये अपने नाम अपने वक्त के गज्जू और फज्जू ख़ान बहुत बड़े क्लासिकल गायक और बहुत मशहूर कव्वाल थे। तो जब माइग्रेशन हो गई तो हम मुल्तान आ गए। यहाँ उसको कहते हैं पीरों वाला शहर। तो मुल्तान आ गए, मुल्तान से फिर हम लाहौर आ गए। मतलब वहाँ से लाहौर शिफ्ट कर लिया। तो जब मुल्तान थे उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कव्वाली शुरू की। तो मैंने फिर जो मतलब मेरे ताया जी हैं उस्ताद मुबारक अली ख़ान, जो मेरे उस्ताद हैं। तो वो भी बहुत बड़े क्लासिकल, आज के दौर के सबसे, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के बहुत बड़े गायक, और बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो मैंने जो क्लासिकल की तालीम है वो उसने उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब से ली। और जो मैंने कव्वाली का मेरा सर्कल, मतलब कव्वाली सीखी वो मैंने वालिद साहब से सीखी, उस्ताद बशीर अहमद ख़ान साहब से। तो मैंने 1992 से शुरू किया। अपने वालिद के साथ कव्वाली में मैं करता था, और उनके साथ मैं जाता था। और जब 1998 में उनकी वफ़ात हो गई तो फिर मैं 2000 में, मतलब मैंने बाकायदा कव्वाली का आगाज़ भी किया, और साथ साथ मैंने क्लासिकल मौसीकी भी सीखनी शुरू कर दी। तो फिर मेरा जो पहला अपना ब्रेक थ्रू हुआ था वो एनीथिंग बट साइलेंट, बाली सगू और सिंपली रिच, ऋषि रिच के साथ मेरे 2 एल्बम्स थी। इसमें मेरे आई थिंक 3 गाने आए थे जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। एक एल्बम में मेरा गाना था घर आजा नहीं हो दिल लगदा और दीवाने नचते, और दूसरा नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मैंने वो उनका गाना किया था, मतलब रीमिक्स किया था कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा ये तेरे जिया हो दिसदा। तो उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। तो जो मेरा सफ़र है वो मतलब 98 से लेके 2017 तक है, अभी तक जो है आपके सामने है। आपके वालिद साहब जो थे वो कव्वाली करते थे, आपने उनके साथ कव्वाली शुरू की। जी जी। तो कव्वाली से दूसरी एक जॉनरा में जाने की क्या वजह थी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अमूमन तौर पे लोगों को कम पता होता है कि जो म्यूज़िक के जॉनर्स हैं उनमें डिफरेंसेस क्या होती हैं। कव्वाली एक अलग जॉनर है जिसमें सूफ़ी, इस तरह सूफ़ी इज़म को ज़्यादा किया जाता है, तभी वो कव्वाली का मतलब है कि यानी कौल की जमा की प्लस कव्वाली होती है। तो कौल उसको बोलते हैं जिस तरह बुज़ुर्गों ने अपने शायरी के ज़रिए, जिस तरह बुल्ले शाह जी ने, शाह हुसैन जी ने, और बाबा फ़रीद जी ने, और गुरु नानक जी ने, और सुल्तानुल आरफीन हक बाहू सुल्तान जी ने, जिस तरह बाबा फ़रीद जी ने, और जनाब शहबाज कलंदर ने, ये सब सूफिया ने जो मतलब अपनी शायरी के ज़रिए अपने रब का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाया है, मतलब पीस का और अमन का, मोहब्बत का, उसको हम कौल बोलते हैं। उसी पे जब आप जिस तरह ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, हज़रत अमीर खुसरो हैं, उनका इस मतलब जॉनर में बहुत बड़ा एक हाथ है, और इन लोगों ने कव्वाली को बहुत ज़्यादा मुतारफ़ करवाया दुनिया में। तो उसको कौल की जमा को कव्वाली बोलते हैं। तो क्लासिकल एक अलग जॉनर है, जिस तरह के एक बंदिश है, मतलब राग है उसमें, मतलब डिफरेंसेस राग हैं जिस तरह के, और उसमें एक राग होता है
और दूसरा ताल होना चाहिए। फिर कि जो नाइक लोग हैं उनकी बंदिश होनी चाहिए। जिस तरह मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब कव्वाली में क्या है कि एक सिंपल कंपोजिशन होती है और उसको दादरा कहरवा जिसको हम रिदम बोलते हैं, तो या दादरा में या कहरवा में या डिफरेंट ताल में उसको बांटा जाता है। जिस तरह मैं मतलब आपको बता देता हूँ, मतलब रे रे कि जाना मैं कौन बुल्लिया, कि जाना मैं कौन, कि जाना मैं कौन बुल्लिया, कि जाना मैं कौन। इसमें हम खुल के वेरिएशंस भी कर सकते हैं, और जिसको गिरा बोलते हैं, कि जाना मैं कौन, मतलब उस पे हम थोड़े शेर लगा के इसको और भी बढ़ा सकते हैं या इसकी ड्यूरेशन कम भी कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल सिंगिंग जो है वो एक बिल्कुल अलग जॉनर है। जिस तरह के राग बघेश्वरी है, उसमें मतलब मैं उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। ला रे 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 ना रे रे ना रे रे, पढ़ूंगी तोरे पैया जाने ना अब दूंगी, पढ़ूंगी तोरे पैया जाने ना अब दूंगी, बदे सवार रंगीले मोरे सैया, पढ़ूंगी तोरे पैया, नेने जागा मा ने जागा मा धा धा जागा मा धा जागा मा गा 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 मा धा मा मा धा नि गा गा नि धा नि धा मा मा धा मा गा गा रे गा रे रे धा, पढ़ूंगी तोरे पैया जाने ना। अब इसमें यही है कि इसमें मुझे ये बंदिश है, मतलब ये रुकावट है कि मैंने जो इसके सुर हैं उन्हीं में रहूँगा, और ये जो राग है इसको भी मैं कंट्रोल करके रखूँगा, और स्थाई को स्पेशली जो बघेश्वरी की एक शक्ल है उसमें रहूँगा। फिर इसमें जो ताने सरगमे हैं वो भी मैंने इस शक्ल के हिसाब से, इस राग के हिसाब से कहूँगा। तो कव्वाली में ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये अलग अलग दो जॉनर हैं। और मैं बड़ा लकी हूँ, ये मैं समझता हूँ को कमाल नहीं होता इंसान का, ये ऊपर वाले की गिफ्ट है। मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे माँ बाप की दुआओं से और मेरे मुर्शिद की मेहरबानी से मैं वाहद आदमी हूँ जो कव्वाली और क्लासिकल का जॉनर मतलब कर रहा हूँ। आपने बॉलीवुड में कैसे कदम रखा? बॉलीवुड में मेरा बड़ा एक मतलब थोड़ा मज़ेदार है वो जो मैंने वहाँ एक ओपनिंग की है। मैं आई वॉज इन लंदन, कुछ मैं रिकॉर्डिंग्स के लिए, कुछ शोज़ के लिए गया था। तो उस वक्त मैंने एक गाना था बड़ा, पिया तू काहे रूठा रे, हमने काफ़ी लोगों से, यानी इतना मुश्किल सॉन्ग था, काफ़ी लोगों से गवाया, और नेचुरली या कह लें कि कोई ऐसी बात है हुई थी कि वो उस वक्त उनको वो उस तर्ज के साथ वो सूट नहीं किया आवाज़, तो मेरा आवाज़ उस तर्ज को सूट किया था, तो इस वजह से वो गाना मेरे से गवाया गया था। आपका बॉलीवुड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बॉलीवुड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सारे बहुत म्यूज़िक समझने वाले लोग हैं, ख़ुद गाने वाले लोग हैं। जिस तरह शंकर एहसान लॉय हैं, तो शंकर महादेवन मेरे दिल के करीब हैं और दिल में हैं मेरे। गाते भी बहुत अच्छा हैं, कंपोजिशन भी बहुत अच्छी करते हैं। एहसान बहुत अच्छा ट्रैक बनाते हैं, और लॉय, तीनों लोग बड़े बेमिसाल हैं। तो प्रीतम हैं, अपना संजय लीला बंसाली जी हैं, और भी काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। तो जो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया अपना वो, वैसे तो सब म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ बहुत मज़ा आया, लेकिन स्पेशली मुझे शंकर जी के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उनमें जो एक उनका जो असल म्यूजिशियन है उनके अंदर, जो वाकई वो जितने बड़े इंसान हैं, उससे लगता है कि वो मतलब फिर लगता है कि उनका, या आप महसूस करते हैं कि उनका काम भी कितना बड़ा है। तो मैं जब पहली दफ़ा मैंने उनका गाना रिकॉर्ड किया, भाग मिल्खा भाग का, वो गाना था और अंग्रेज़, जो मैंने श्रेया ने गाया था, डुएट था। तो वो गाना गाने के बाद मैं खाना खा रहा था, तो वो ना कुछ गुनगुनाने लग गए। तो कहते, जावेद भाई एक और गाना बनाते हैं इसी फिल्म के लिए, भाग मिल्खा भाग के लिए। मैंने कहा जी
कुछ है आपके जहन में? मैंने कहा ज़रूर है, मेरे ज़रूर है जहन में। वो एक दूसरा गाना फिर अल्फ़ल्लाहु, उसी वक्त स्टूडियो में हमने मतलब कुछ उन्होंने मुझे हिंट दिए थे, कुछ मैंने मतलब मेरा आइडिया था, तो वो गाना सुपर हिट हुआ था। आपने शंकर एहसान लॉय और संजय लीला भंसाली जैसे बड़े नामों के साथ काम किया है। How was the experience with working with such composers? क्योंकि सारे ये गाते भी हैं और म्यूज़िक लिसनर्स भी हैं, तो एक मतलब कह लें कि एक सीखे हुए बंदे के साथ काम करके और एक एमेच्योर के साथ काम करके थोड़ा डिफरेंट तो लगता ही है, क्योंकि उसकी कंपोजिशन में भी फ़र्क होता है, उसके बैठने उठने में भी फ़र्क होता है। जिस तरह सीखा हुआ बंदा आपके साथ वो घुल मिल जाता है और आपको अप्रिशिएट करता है। तो स्पेशली शंकर एहसान लॉय, शंकर महादेवन जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। विशाल शेखर के साथ, वो भी बहुत अच्छा, विशाल तो खुद बहुत अच्छा गाता है। तो लास्ट टाइम बाजीराव मस्तानी का गाना जो मैंने गाया था आज इबादत, तो संजय लीला जी के साथ काम करके भी बहुत मज़ा आया। कव्वाली या क्लासिकल? मेरे लिए तो दोनों ही जॉनर्स बहुत मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि उसकी ख़ास वजह यह है मैंने दोनों पे बहुत रियाजत की है, बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों पे अबूर रखता हूँ, तो ये मेरे लिए दोनों ही फेवरेट हैं। हालांकि दोनों ही बड़े बड़े इसमें बहुत डिफरेंस है, जिस तरह ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ये करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक परवरदिगार का शुक्र मैं दोनों ही करता हूँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या बेहतरी आ सकती है और क्या बेहतरी आई है? आपको तो पता ही हालात जिस तरह के जा रहे हैं, मतलब 10-12 साल से जिस तरह के वाक़यात होते हैं और जिस तरह के, फिर भी बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ की इंडस्ट्री ने ग्रो किया है और बहुत तरक्की की है। जिस तरह के अगर हमारे मुल्क में हालात ठीक नहीं रहे या मिसाल के तौर पर ठीक नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी बेहतरी हो रही है। तो इंडिया से हमारे लोगों ने बहुत नाम कमाया, जिस तरह राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, आतिफ़ असलम हैं और अली ज़फ़र हैं और फ़वाद ख़ान हैं और शफ़क़त अमानत हैं। तो मुझे भी अल्लाह ने वहाँ एक बहुत नाम दिया। तो फ़ॉर्चुनेटली हमें मतलब अगर हमारी इंडस्ट्री ने हमारे मुल्क में हमें कैच नहीं किया, तो दूसरी मतलब इंडिया जैसे मुल्क में हमें बहुत अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि हमारा म्यूज़िक और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़बूत है और लोग बहुत प्यार करते हैं और हम उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग हमें प्यार करते हैं और इज़्ज़त देते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि म्यूज़िक को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को भी, चैनल्स को भी। आप देख लें हमारे जितने भी चैनल में, ये मैं बड़ा दुखी होकर बात कर रहा हूँ, जितने भी चैनल्स हैं सारे न्यूज़ के हैं, कोई इंटरटेनमेंट चैनल ही नहीं है। अगर कोई इंटरटेनमेंट चैनल है तो उसमें कॉमेडी हो रही है। तो मैं किसी मतलब किसी जॉनर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ या किसी मैं चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मतलब आप देखें कि किस चीज़ से हमारी ऑडियंस को, हमारे बच्चों को, हमारी उन दुखी माँओं को, उन बहनों को खुशी मिल सकती है। आप कम से कम वो चीज़ें लाएं। न्यूज़ तो आप एक चैनल बदल के देखेंगे, दूसरे चैनल पे न्यूज़ तो मतलब होनी ही होनी है। तो आप चंद चीज़ें ऐसी भी लेके आएँ, जिस तरह मतलब कव्वालियों का प्रोग्राम है, नात शरीफ का प्रोग्राम होना चाहिए, अच्छे सॉन्ग्स आने चाहिए, सूफ़ी सॉन्ग्स आने चाहिए मुल्क में। क्योंकि इन साइड में ये आपको सच्ची बात बताता हूँ कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है। जो म्यूज़िक सुनते हैं वो सारे गम भूल जाते हैं। ये इसको मैं समझता हूँ और बाकी लोग भी माशाल्लाह सारी दुनिया समझती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये होना ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री किस तरह इम्प्रूव कर सकती है? हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसी वजह है जिससे हमारी इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों में तो बहुत हिट है, लेकिन अपने मुल्क में बिल्कुल भी नहीं। यानी कह लें कि 100 में से 40-50% होगी। कुछ हालात की वजह से भी है, हालात ऐसे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ी सी टिप्स है मेरी तरफ से उन लोगों के लिए। जिस तरह मैं चंद शोज़ देखता हूँ, तो अब अलबत्ता तो टाइम ही नहीं होता, लेकिन असल
और नकल में आपको पता ही कितना फ़र्क है कि असल खुदा है और नकल शैतान है, इसी तरह है ना। तो चंद जिस तरह मतलब रियलिटी शोज़ देखने को मिलते हैं उसमें मुझे किसी जजेस पे एतराज़ नहीं है, जज बनना चाहिए, क्योंकि जज का मतलब ये होता है कि आप म्यूज़िक को जान गए हैं और आप म्यूज़िक को पूरी तरह समझते हैं और अब आप उसको जज कर रहे हैं, उसका मतलब ये है। तो वो मतलब जजेस भी ऐसे मतलब वो बिठाते हैं जिनको अभी म्यूज़िक सीखना है। तो अगर वो म्यूज़िक सीख के परख के आएंगे मतलब तो हमारे मुल्क का भी नाम होगा और हमारे मुल्क में म्यूज़िक बढ़ेगा। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं। अगर कोई म्यूज़िक लोग किसी चैनल पे होल्ड कर रहे हैं तो उनको म्यूज़िक का नहीं पता और उनको म्यूज़िक की थ्रिल का नहीं पता कि म्यूज़िक को किस तरह लाना है। हालांकि कितना फ़ायदा हो सकता है हमारे मुल्क में इस चीज़ का, अगर हम आर्टिस्टों को अपनी जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारा सूफ़ीज़म है, अगर हम उसको पूरी दुनिया में फैलाएं, कोने कोने में जाके ऑनेस्टी से आर्टिस्टों को लेके आएँ, आर्टिस्टों को पूरे एक मतलब एक ग्रुप के साथ बड़े बड़े मुल्कों में जाएं, फेस्टिवल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान में खुशियाँ लाएं। तो आई थिंक ये कोई मतलब कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जिसको हम नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक ये चीज़ अगर मे बी या अल्लाह करे हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर वो हमें भी कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आई थिंक उस्ताद जावेद बशीर साहब, आपने कोक स्टूडियो कैसे शुरू किया? कोक स्टूडियो शुरू ये तो मुझे पहला जब सीज़न 2 हुआ था तो रोहेल मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत गुड म्यूज़िक लिसनर है, तो ख़ुद भी वो मतलब म्यूज़िक को जानता है। तो उसने मुझे बोला था कि एक एपिसोड आपके साथ करना है। तो उस वक्त मेरा अजय लथा नहीं हूँ, आपको पता है वो बड़ा गाना हिट हुआ था। अजय लथा नहीं हो, 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 अखियां दा चार, अजय लथा नहीं हो, अखियां दा चार, तू थोड़ी देर और ठहर जा, अजय लथा नहीं हो, अखियां दा चार, तू थोड़ी देर और ठहर जा, अजय लथा नहीं हो, अखियां दा चार, तू थोड़ी देर और ठहर जा, अजय लथा नहीं हो, तेरा तकना है अखियां ने रात, तेरा तकना है अखियां ने रात, तू थोड़ी देर और ठहर जा, अजय लथा नहीं हो, अखियां दा चार, तू थोड़ी देर और ठहर जा, अजय लथा। उस्ताद साहब, हम क्लासिकल म्यूजिक को कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपने मुल्क में? क्लासिकल को प्रमोट इसी तरह कर सकते हैं कि कुछ आई थिंक स्कूल्स खुलने चाहिए म्यूज़िक के और लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए कि असल और नकल क्या है, क्योंकि असल चीज़ करने में आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। और अगर आप क्योंकि क्लासिकल से ही सारी चीज़ें निकलती हैं, फोक, रॉक, जैज़, जो भी जितने भी जॉनर्स हैं म्यूज़िक के, तो वो क्लासिकल से ही निकलते हैं। तो क्लासिकल के स्कूल्स होने चाहिए, क्लासिकल चैनल्स पे आना चाहिए और मैं समझता हूँ कुछ शोज़ भी ऐसे होने चाहिए चैनल्स पे जो कि थोड़े क्लासिकल, थोड़ा आम फैम म्यूज़िक से जुड़े हुए हों, ताकि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आए, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आए कि किस तरफ जाना है। तो जब क्लासिकल म्यूज़िक लोग सीखेंगे तो फिर वो एंजॉय तो क्या वो दूसरा म्यूज़िक भी करेंगे। मतलब जो बंदा उठते ही गाना चाहता है कि यार ये म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने करना है, ये बंदा फिर हर चीज़ ही करना शुरू हो जाता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक का ये बहुत फ़ायदा है। उस्ताद साहब, आप कई बार अवार्ड शोज़ में नॉमिनेट हुए हैं, क्या अवार्ड शोज़ आपको लगता है कि बायस्ड है? मैं सालों से इंडस्ट्री में हूँ तो मैं देख रहा हूँ, जो बंदा हिट होता है, चाहे वो उसका गाना बहुत बुरा हो या अच्छा हो, जो भी हो समथिंग, तो लोग उसको ही अवार्ड देने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ हिट होना और अवार्ड लेना बहुत डिफरेंट बात है, क्योंकि अवार्ड का मतलब ये होता है
कि क्या आपने काम इस तरह का किया है जो कि मिसाल के तौर पे यूनिक है और इस तरह का है कि उसको अवार्ड मिलना चाहिए। उस्ताद साहब, गायकी के कितनी इकसाम हैं? गायकी की काफ़ी सारी इकसाम हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो एशिया में है वो ये है कि कव्वाली है, ठुमरी है, काफ़ी है और क्लासिकल है और मतलब ख्याल है, गायकी है, मतलब इस तरह की जो सिनफ़ें हैं वो हैं। तो उसमें से मतलब वो आपको क्या पसंद है या आप क्या कर सकते हैं, वो दैट इज़ बेटर। उस्ताद जावेद बशीर साहब, आपके व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री? आपके क्या पाइपलाइन में क्या क्या नए गाने आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए? मेरा अभी मैंने काफ़ी सालों बाद एक गाना मेरा, क्योंकि मुझे वो लगा कि है सूफ़ी सॉन्ग और उसमें थोड़ा हमने कह लें कि शरारत की है, थोड़ा उसको क्लब मिक्स उसका रिदम रखा है। तो वो सूफ़ी और क्लब मिक्स थोड़ा है तो अगेंस्ट ही बात है, लेकिन उसका साउंड बहुत अच्छा लगा। थोड़ा जो मतलब मैं समझता हूँ कि लोग धमाल डालना चाहते हैं या मिसाल के तौर पे जो लोग खुश रहना चाहते हैं म्यूज़िक के ज़रिए, तो उनके लिए एक वो शायरी भी अच्छी है। उस गाने का नाम है मैं सदके। तो ये एक बड़ा प्यार का लफ्ज़ है और जब इंसान किसी से बहुत खुश हो जाता है या अपनी माँ, अपने बेटे से या अपने हस्बैंड से या और किसी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती है या मतलब बहुत खुश होती है या कोई लोग खुश होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सदके। तो गाने का नाम है मैं सदके। इंशाल्लाह वो आई थिंक रिलीज़ हो जाएगा। 2-3 हफ्ते लग जाएंगे उसको, तो होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। उस्ताद जावेद बशीर साहब, आपने लाहौर म्यूजिक मीट किया था 2016 में, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? देखिए, हमारे मुल्क में बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं और आई थिंक अगर हमारी इंडस्ट्री म्यूज़िक की इंडस्ट्री अगर इसको बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ फिल्म इंडस्ट्री इसको किया जाए तो हमारे मुल्क में अर्निंग बहुत हो सकती है, हमारा मुल्क अमीर हो सकता है। और वो LLM का जो लाहौर म्यूज़िक मीट फेस्टिवल, वो 2 लड़कियां बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था और ये बड़ी अच्छी मुझे उनकी बात लगी कि एक आर्टिस्ट की मेन परफॉर्मेंस है और एंड देन साथ उसका वो वर्कशॉप है, वो लोगों को अपने बारे में बताता है और लोगों को सिखाता भी है। आप पाकिस्तानी टैलेंट के लिए क्या एडवाइस देंगे? देखिए जी, पाकिस्तानी टैलेंट इतना अच्छा है, इतने सिंसियर हैं लोग म्यूज़िक में, पर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिस तरह की कोई वॉइस ऑफ पाकिस्तान आना चाहिए और जिस तरह के पाकिस्तान का कोई भी मतलब ऐसा रियलिटीज़ शोज़, बड़े रियलिटीज़ शोज़ होने चाहिए जिसमें वॉइस ऑफ पाकिस्तान है और जितने भी मुझे अभी नाम शायद याद नहीं, और भी बड़े जितने भी शोज़ दुनिया में हिट हैं जो इंटरनेशनल शोज़ हैं, अगर वो पाकिस्तान के नाम से शुरू हों, बच्चों का टैलेंट देखा जाए और उनको उन शोज़ में मौका मिले तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मतलब अपना लोहा मनवा सकती है। आजकल कुछ लोग होते हैं जो नए यूथ उठ के आ रही है, उनको ओवरनाइट सिंगर बनने का शौक आ जाता है, तो आप क्या कुछ ऐसी 2 टिप्स ऐसे लोगों को देंगे कि उनको समझ आए कि सिंगिंग इज़ नॉट ईजी? सबसे बड़ी चीज़ होती है सुर और लय। आजकल का दौर आपको पता है, कंप्यूटर में वो ऑटो ट्यूनर लगे होते हैं, वो ट्यून कर लेते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए भी बड़े ये शर्म की बात है अगर हम ऑटो ट्यूनर इस्तेमाल करते हैं और अगर हम अपने गाने को खींच के रिलीज़ करके स्टार बन जाते हैं, तो वो स्टार थोड़ी होता है, वो तो आई थिंक डिसऑनेस्टी है और वो एक फेक ऐसी चीज़ है लोगों को आप जो दिखा रहे हैं जो है नहीं, तो लॉन्ग टाइम नहीं चलती, तो वो चीज़ फिर थोड़े अरसे के लिए ख़त्म हो जाती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस्ताद ढूंढना चाहिए, चाहे आप डांस सॉन्ग ही गाएं, पार्टी सॉन्ग ही गाएं, उसमें भी सुर लय चाहिए होता है, उसमें परफेक्शन आ जाए, आप सुर को समझें, आप लय को समझें और आप अपनी प्रेजेंटेशन में एज इट इज़ अपने आप को 100% पेश करें। दैट्स मीन कि आपने मतलब कुछ अचीव कर लिया है। नहीं तो फिर क्या होगा, एक गाना आपका आएगा,
ऑटो ट्यूनर लगा दिया, टेम्पो इस्तेमाल कर ली। जब आप तरक्की करेंगे, जानने वाले लोगों, म्यूज़िक के जानने वाले लोगों के साथ काम करेंगे, तो फिर वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे और आपको फिर उसी ऑटो ट्यूनर पे आना पड़ेगा जिस दिन आपने पहला गाना अपना गाया था। सब ऐसा गाना जो आपके दिल के करीब हो तो वो आप हमें सुनाना चाहें। मैं सुना देता हूँ। मेरा अभी बाजीराव मस्तानी में आया था गाना आज इबादत, वो मैं गुनगुना देता हूँ। रे गा मा पा मा रे गा रे ने दा नी पा मा रे गा ग म दा नी मा नी दा पा मा रे नी दा पा मा रे गा रे नी दा सा। आज इबादत रूबरू हो गई, आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू गई। हाँ मेरे मौला, मेरे मौला, हाँ मेरे मौला, मेरे मौला तेरा शुक्रिया।